चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम -1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at the corner of A, B and C respectively of the equilateral triangle ABC having length of each side 10 cm। ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारा कह रहा है, ठीक है, कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा ए बी सी। ठीक है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा ए बी और सी। ठीक है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इस पे ए पे कौन सा चार्ज है हमारा 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, बी पे हमारा क्या है -1 माइक्रोकूलम और हमारा सी पे क्या है 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिख रखा है रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ए बी सी रेस्पेक्टिवली, तो ए पे हमारा आ जाएगा 1 माइक्रोकूलम, बी पे हमारा आ जाएगा -1 माइक्रोकूलम एंड सी पे हमारा आ जाएगा 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, आर प्लेस इन एयर एट द सेंटर ऑफ ए बी सी रेस्पेक्टिवली ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी हैविंग लेंथ ऑफ ईच साइड 10 सेंटीमीटर। ये जो हमारा ये जो लेंथ दे रखा है ना, ये जो हमारा साइड लेंथ दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, अब पूछ रहा है द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट सी इज। अब रिजल्टेंट फोर्स बताइए जो चार्ज सी पे रखा हुआ है उस पे। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इसे क्या करेगा इधर रिपेल करेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये चार्ज क्या करेगा, ये माइनस है और ये प्लस है, तो ये ऑब्वियस सी बात है ये इसे अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में इसे फोर्स लगाएगा। ठीक है, आप अगर देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये सारे जो होंगे एंगल 60 डिग्री होंगे? ये तीनों एंगल हमारा क्या होगा 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे होंगे कि जो ये एंगल है ओवरऑल, ये एंगल कितना होगा 180 में से अगर ये एंगल 60 है तो क्या ये बाकी का एंगल हमारा 120 नहीं हो जाएगा? ठीक है, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जो क्या ये जो 1 माइक्रोकूलम जो चार्ज है जो इस 2 माइक्रोकूलम पर फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड और ये जो -1 माइक्रोकूलम चार्ज है वो 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर जो फोर्स लगा रहा है उसका मैग्नीट्यूड क्या इक्वल होगा? बिल्कुल इक्वल होगा, क्योंकि देखिए Q1 Q2 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर इस वाले केस में देखिए Q1 Q2 करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी इक्वल है। तो क्या जो ये फोर्स लगाएगा इस पे वही फोर्स ये इस पे लगाएगा? बिल्कुल। तो अगर इससे हम लोग F ले लेते हैं तो ये भी हमारा F होगा। बस फर्क इतना है कि इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तो सेम है। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, कि अगर दो फोर्स इक्वल है, दोनों के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो हमारा रिजल्टेंट आता है कुछ इस डायरेक्शन में आता है, रिजल्टेंट हमारा वो भी F के बराबर ही आता है। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन नंबर 2 का याद हो, हमने फॉर्मूले से किया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों का जो एफ नेट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और वो भी F होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सीधा एफ नेट के क्या कर लेंगे, F निकाल देंगे। एफ नेट ही ये जो हमारा F है वही हमारा एफ नेट है, हम लोग F निकाल देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा Q1 क्या हो जाएगा यहाँ पे, आप इसे भी ले सकते हैं, इसे भी ले सकते हैं। ठीक है, अब क्योंकि हमें माइनस तो लिखना होता नहीं है, ठीक है, फॉर्मूले में, तो Q1 इसे ले लेते हैं। ठीक है, 1 माइक्रोकूलम को 1 इंटू माइक्रोकूलम को कूलम में करेंगे 10⁻⁻6 इंटू ये जो हमारा 2 माइक्रोकूलम है इसे हम लोग कूलम में करेंगे 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, जो कि हमारा सेंटीमीटर में दे रखा है। तो इसे हम लोग पहले मीटर में करेंगे। मीटर में करने के लिए क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 10 सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में करेंगे तो क्या आ जाएगा 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर को हमने यहाँ पे मीटर में किया है। ठीक है, 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर में हो गया। ठीक है, हमने 100 से डिवाइड करके इसे मीटर में कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, क्योंकि नीचे फॉर्मूले में क्या होता है R स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, तो 2K
इंटू 10⁻, देखिए बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे 10⁻⁻12 डिवाइडेड बाई, ये स्क्वायर को अगर हम लोग खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरीके से लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻2, ठीक है, लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में था, ठीक है, तो मैंने इसे इजी रखने के लिए, ताकि ये साफ साफ दिखे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसके लिए मैंने दोनों को क्या किया, ये स्क्वायर को पूरा मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखिए क्या ये 10 के पावर में ऊपर में कुछ नहीं है, तो क्या ये 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पर भी क्या है 10 के पावर में कुछ नहीं है, तो क्या है 1 है, तो इन दोनों का बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे 1 को क्या जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻+2, और इन दोनों से 10⁻+2 से 10⁻−2 कट जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा कट गया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 2k इंटू 10⁻−12, और ये जो 10⁻−2 था इसे हम लोग ऊपर लेके चल जाएंगे, ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 10⁻+2, ये जो माइनस में था ये ऊपर में चल जाएगा, ठीक है। आप लोग को यहाँ पे समझ में आया, ये 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर भी 10 के पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इन दोनों का बेस सेम है, पावर को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, इन दोनों के पावर को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻2 आ जाएगा, और 10⁻2 आ जाएगा तो इन दोनों का बेस सेम हो जाएगा, तो 10⁻+2 और इंटू 10⁻−2, इन दोनों आपस में कट जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचेगा 10⁻−2 बचेगा, इस 10⁻−2 को मैंने ऊपर लेकर चला गया, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए, अब यहाँ पे k के वैल्यू लिख दीजिए, k का वैल्यू क्या होता है एयर में, ठीक है, एयर में ही क्वेश्चन दे रखा है, k का जो वैल्यू होता है एयर में क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, इन दोनों का बेस सेम है, ठीक है, पावर को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 10⁻−10, ठीक है, इन दोनों का आप देखिए बेस सेम है, पावर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कीजिए 18 इंटू 10⁻−1 आ जाएगा, ठीक है, इस 10 को अगर हम नीचे लेके चल जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि यही ऊपर जाके क्या हो जाता है 10⁻−1 हो जाता है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, 10 से जब हम 18 को डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 1.8 न्यूटन, ये हमारा रहा फोर्स, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये रहा हमारा सोल्यूशन इसका, यह था क्वेश्चन नंबर हमारा 6। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। 3 चार्ज 4 स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर इन अ स्ट्रेट लाइन इन द पोजीशन ऑफ 0, L/2 एंड L रेस्पेक्टिवली, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा 3 चार्ज दे रखा है, ठीक है, और तीनों का हमें पोजीशन दे रखा है, ठीक है, तीनों का हमें पोजीशन दे रखा है, ठीक है, ये L/2 रहा और ये L रहा, ठीक है। 0 पे कौन सा चार्ज है 4 स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है, L/2 पे हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, ठीक है, और L पे हमारा स्मॉल क्यू चार्ज है, ठीक है। अब कह रहा है कि द रिजल्टेंट फोर्स ऑन Q विल बी 0 इफ Q इज, ठीक है। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि जो ये कैपिटल क्यू चार्ज है इसका क्या वैल्यू हो जिसके वजह से जो इस पे स्मॉल क्यू पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो 0 हो, ठीक है। हमें ये निकालना है कि ये कैपिटल क्यू चार्ज का क्या ऐसा वैल्यू हो जिसके वजह से जो ये स्मॉल क्यू है इस पर जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो 0 हो, ठीक है। तो हमें ये कैपिटल क्यू चार्ज का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो 4Q है ये इस Q को क्या करेगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है ये इसे रिपेल करेगा, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। कितने के फोर्स से रिपेल करेगा K Q1 Q2 K Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर, इन दोनों बीच के यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है L है, ठीक है, 0 से L, ठीक है, L का स्क्वायर, ठीक है। अब आप अपने बुद्धि लगाइए और सोचिए कि इस कैपिटल क्यू को इस पे किधर फोर्स लगाना चाहिए ताकि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स हो वो 0 हो, ठीक है। ये तो ऐसा हम लोग को क्या दिख रहा है कि पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये तो भाई इसे रिपेल करना चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा हम लोग नहीं सोचेंगे। क्यों? क्योंकि हमें इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 करना है। इसका मतलब ये है हम अपने बुद्धि से सोचेंगे कि ये कैपिटल क्यू चार्ज को इसे अट्रैक्ट करना चाहिए इस डायरेक्शन में, तभी इस चार्ज पे, इस स्मॉल क्यू चार्ज पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो 0 हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमने बुद्धि से अपने सोचा है, ठीक है। ये कितना फोर्स लगाएगा K कैपिटल क्यू
ये रहा स्मॉल क्यू बाई इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये L/2 है और ये L है, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ का हमारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये L/2 का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा फॉर्मूले में क्या आता है, R² आता है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस क्या हो गया, L/2 का हमने स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इस पे रिजल्टेंट फोर्स 0 होने के लिए क्या होगा, ये दोनों फोर्स को इक्वल होना होगा, ठीक है। तो इन दोनों फोर्स को हम लोग इक्वल कर देते हैं, K स्मॉल क्यू L/2 का स्क्वायर इक्वल टू ये वाला, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4KQ² L², ठीक है। अब ये L/2 का स्क्वायर करेंगे, L/2 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो L²/4 आएगा, ये 4 को हम लोग ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4K स्मॉल क्यू बाई L² इक्वल टू 4KQ² बाई L², ठीक है। L² से L² कट जाएगा, 4 से हमारा 4 कट जाएगा, K से K कट जाएगा, एक स्मॉल क्यू से एक स्मॉल क्यू कट जाएगा, ये जो हमारा Q आ जाएगा वो Q के बराबर आ जाएगा, ठीक है। ये जो हमारा Q है वो Q के बराबर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमने अपने बुद्धि से क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्या रखा था दिमाग में कि ये जो Q है इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि इस Q को निगेटिव होना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने बुद्धि से सोचा है ये कि इसे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना चाहिए ताकि इस पर रिजल्टेंट फोर्स 0 हो, इसलिए हम लोग अपने आंसर में यहाँ पे निगेटिव लगा देंगे, ठीक है। तो हमारा इस तरीके से ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन में अगर आप बुद्धि से अगर अपने दिमाग का यूज करते हुए किसी क्वेश्चन में ये अगर सोच रहे हैं कि नहीं इस चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए, तो उसके आंसर में आप क्या कीजिए, सीधा जो भी आंसर है उसमें माइनस लगा दीजिए, आपका आंसर मैच कर जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। 4 चार्ज आर अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ABCD एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक स्क्वायर है ABCD जिसके कॉर्नर्स पे चार्ज अरेंज किए हुए हैं, ठीक है, एज शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर, ठीक है, फिगर में दिखाया हुआ है, ठीक है। द फोर्स ऑन द चार्ज Q केप्ट एट द सेंटर O इज, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक चार्ज स्मॉल q है, ठीक है, जो कि सेंटर O पे रखा हुआ है, ठीक है। इस स्मॉल q पे इन 4 चार्जों की वजह से जो F नेट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, हमसे ये पूछा है, ठीक है। इन 4 चार्जों की वजह से जो स्मॉल q पे जो फोर्स लगेगा उसका F नेट का डायरेक्शन क्या होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है, ठीक है। हमें मैग्नीट्यूड नहीं निकालना, हमें बस उस फोर्स का, उस F नेट का इन 4 चार्जों की वजह से जो फोर्स लगेगा उसका बस डायरेक्शन पूछा है, ठीक है। आप ऑप्शन से भी समझ पा रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस क्यू है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है इस पर कितना फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, इसे रिपेल करेगा, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब इस चार्ज को देखिए, ये 4Q है, ठीक है, और ये Q है, ये इसे इस डायरेक्शन में क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसे देखिए, ये 6Q है, ठीक है, और ये Q है, तो ये भी इससे क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये 4Q है, ये क्या है 4Q, यानी कि ये छोटा चार्ज है, और ये क्या है 6Q है, ठीक है। तो ये चार्ज जो ये स्मॉल q पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा उससे ज़्यादा फोर्स ये 6Q इस Q पे इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो ये चार्ज इस पर जितना फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा होगा वो ये वाला चार्ज इस चार्ज को कैंसिल कर रहा होगा, और कुछ चार्ज F नेट, कुछ फोर्स इसका इस डायरेक्शन में बचेगा, ठीक है। इस वाले चार्ज के द्वारा जो इस पर फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, उससे ये पूरी तरीके से कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये 4Q है, ये 6Q है, इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में कुछ ज़्यादा फोर्स लगा पाएगा और ये इस डायरेक्शन में कुछ कम फोर्स लगा पाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल जो फोर्स बचेगा वो इस डायरेक्शन में कुछ बचेगा, इस डायरेक्शन वाला पूरा खत्म हो जाएगा,
ठीक है। तो इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स बचेगा, ठीक है। और जो ये वाला चार्ज था वो इसे रिपेल करके इधर कर रहा था, इस डायरेक्शन में कर रहा था, ठीक है। और ये वाला जो निगेटिव था, जो ये इस वाले चार्ज को इधर अट्रैक्ट कर ही रहा था पहले से, ठीक है। तो जो ये अब फोर्स हमारा किधर किधर बच गया, थोड़ा सा इधर फोर्स बच गया 6Q की वजह से, और इन दोनों चार्ज की वजह से इस डायरेक्शन में बच गया, ठीक है। तो ये अब स्मॉल क्यू पे एफ नेट किधर आएगा, आप खुद सोचिए। इधर हमारा कुछ फोर्स बचा, कुछ इधर बचा, तो जो हमारा एफ नेट आएगा इस पे जो फोर्स आएगा वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, जो फाइनल फोर्स आएगा इन दोनों के सम करके कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो आप अब ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन कैसे है, जीरो होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दो अब भाई इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो जीरो थोड़ी होगा, ठीक है। ऑप्शन ए तो होगा नहीं। अब देखिए ऑप्शन बी, अलोंग द डायगोनल AC, क्या इस डायरेक्शन में होगा, AC के डायगोनल के डायरेक्शन में होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। अलोंग द डायगोनल BD, क्या BD के डायगोनल के अलोंग होगा फोर्स, नेट फोर्स इस पे, बिल्कुल नहीं। जो हमारा एफ नेट होगा जो स्मॉल क्यू पे, वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी, परपेंडिकुलर टू साइड DC, कुछ इस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू साइड DC। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। अ चार्ज Q1 exert some force on a second charge Q2, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है क्या, ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में हमारा कह रहा है कि एक चार्ज Q1 है, ठीक है, जो कि एक अदर चार्ज Q2 पे कुछ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, ठीक है। तो ये Q1 Q2 पे कुछ फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा है F, ठीक है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, तो ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है F फोर्स से, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कहता है इफ थर्ड चार्ज Q3 इज ब्राउट नियर, ठीक है। अगर इनके पास में कोई चार्ज Q3 को हम लोग ला देते हैं, ठीक है, उसके बाद बोल रहा है क्या, द फोर्स दैट Q1 exert on Q2, ठीक है, एंड नेट फोर्स ऑन Q2 रेस्पेक्टिवली, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर यहाँ पे कोई थर्ड चार्ज जब तक हम लोग नहीं लाए हैं तब तक ये Q1 क्या कर रहा है, Q1 Q2 पे इधर फोर्स लगा रहा है, कुछ F लगा रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई थर्ड चार्ज हम Q3 इनके पास में लेकर आ जाते हैं, फिर Q1 Q2 पे कितना फोर्स लगाएगा, ठीक है। पहले अगर कोई Q3 नहीं है तब तो Q1 Q2 पे कुछ फोर्स F लगा रहा है। अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर कोई चार्ज हम लोग Q3 को इनके पास में लेकर आ जाते हैं तो क्या Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा था वो F लगाएगा या फिर चेंज हो जाएगा, ठीक है। F लगाएगा या चेंज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। और एक और पूछ रहा है कि Q3 के आने के बाद इस Q2 पे F नेट कितना हो जाएगा, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग Q3 को क्या करते हैं, पास में लाने को तो हम लोग Q2 के पास में यहाँ पे भी ला सकते हैं, इधर भी ला सकते हैं, इधर पे भी ला सकते हैं, ठीक है। हम समझने के हिसाब से Q3 को यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। आप समझिएगा कैसे, मैं यहाँ पे क्यों रख रहा हूँ आपको अच्छे से क्लियर करने के लिए, ठीक है। आप रखने को इधर कहीं पर भी रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर आपको सुपरपोजिशन थ्योरम याद हो कि किसी दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है वो इंडिपेंडेंट होता है, वो थर्ड चार्ज पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अगर ये Q1 Q2 Q3 के एब्सेंस में F फोर्स लगा रहा है तो Q3 के प्रेजेंस में भी Q1 Q2 पे F ही फोर्स लगाएगा। यही था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है हम लोग का, Q3 के नियर रखने के बाद, Q3 चार्ज को इनके नियर रखने के बाद द फोर्स दैट Q1 exert on Q1 Q2 पे अब कितना फोर्स लगाएगा जब हम लोग Q3 को पास में लेके आएंगे, ठीक है। तो रिमेन्स अनचेंज्ड, ठीक है, ये इतना सही है, ये सब गलत है, ये ए और बी ऑप्शन तो पूरा गलत है, ठीक है। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखिए, रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। जो Q1 Q2 पर पहले जितना फोर्स लगा रहा था उतना ही फोर्स Q3 चार्ज आने के बाद भी Q1 Q2 पे F ही फोर्स लगाएगा, ठीक है। तो Q1 Q2 पे जो फोर्स लगेगा वो अनचेंज होगा, पहले जितना बाद में भी होगा, ठीक है। अब बोल रहा है Q2 पे Q3 आने के बाद नेट कितना होगा, तो नेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, नेट चेंज हो जाएगा। कैसे, अगर Q3 पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये Q2 को इधर कुछ रिपेल करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा,
ठीक है, कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, और Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में तो पहले से रिपेल कर ही रहा है, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज इनके बीच का भी जो डिस्टेंस है वो r ही है, ठीक है। तो Q3 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, Q1 Q2 को इस डायरेक्शन में रिपेल कर रहा है, तो एफनेट होगा Q2 पे, वो तो Q3 पर डिपेंड कर रहा है, या तो घट भी सकता है या तो बढ़ भी सकता है। कैसे? अगर ये पॉजिटिव है, अगर Q3 पॉजिटिव है तो Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा, और जो इनका जो एफनेट होगा, ठीक है, एफनेट होगा वो घट जाएगा, ठीक है, ये घट जाएगा, ठीक है। और ये बढ़ेगा कब? ये बढ़ेगा कब? अगर सपोज कीजिए ये Q3 नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये Q3 नेगेटिव चार्ज होता तो ये Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ये Q2 को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता, ठीक है। तो Q1 भी Q2 को इस तरफ रिपेल कर रहा है, और Q3 Q2 को इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो यहाँ ओवरऑल एफनेट क्या हो जाएगा? एफनेट इस कंडीशन में अगर ये निगेटिव रहता है, अगर Q3 निगेटिव रहता है तो एफनेट इस पे क्या होगा? Q2 पे एफनेट क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अगर ये Q3 अगर पॉजिटिव हो जाता है तो ये Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा, और Q1 Q2 को इधर पहले से फोर्स लगा रहा है, इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा है, तो इस कंडीशन में जो एफनेट होगा Q2 पे वो घट जाएगा। आप समझ पा रहे हैं ना कि अगर ये Q3 नेगेटिव होता तो इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करता, और Q1 भी इस डायरेक्शन में इसको रिपेल कर रहा है, तो एफनेट बढ़ जाता, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो Q3 Q2 को इस तरफ रिपेल करेगा, और Q1 पहले से Q2 को इस तरफ रिपेल कर रहा है, तो इस पर जो एफनेट होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? पहला तो है कि Q1 Q2 पे जो पहले जितना फोर्स लगा रहा था बाद में भी उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो रिमेन्स अनचेंज्ड, और जो एफनेट होगा, और जो नेट फोर्स ऑन Q2 यानी कि एफनेट होगा Q2 पे, वो मे इंक्रीज और डिक्रीज, ये या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, ठीक है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है। ये Q3 के नेचर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अगर ये निगेटिव हुआ तो ये एफनेट बढ़ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो ये एफनेट घट जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। चार्ज Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज Q1, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, एक चार्ज Q1 है, ठीक है, एक चार्ज Q1 है, इसके अराउंड एक चार्ज Q2 जिसका मास m है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, वो रिवॉल्व कर रहा है। देखिए, चार्ज Q2 ऑफ मास m रिवॉल्व्स अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज Q1, एक स्टेशनरी चार्ज Q1 के अराउंड एक चार्ज Q2 जिसका मास m है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, जिसका रेडियस क्या दे रखा है? जिसका रेडियस क्या दे रखा है? r दे रखा है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या दे रखा है? r दे रखा है। द ऑर्बिटल पीरियोडिक टाइम ऑफ Q2 वुड बी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे हम लोग का क्या पूछ रहा है? टाइम पीरियड पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हम लोग का? टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। ये Q2 को रिवॉल्व करने का टाइम पीरियड पूछ रहा है, ठीक है। ऐसे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझने के लिए आपको क्लास 11 के लॉज ऑफ मोशन का जो सर्कुलर डायनेमिक्स वाला टॉपिक है वो अच्छे से आना होना चाहिए, ठीक है। अगर वो अच्छे से आपको आएगा तो आप इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल आप एक चीज को बस याद रखेंगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है आपको बन जाएगा आसानी से, ठीक है। अगर आपने सर्कुलर डायनेमिक्स, ठीक है, अगर आपने सर्कुलर डायनेमिक्स नहीं भी पढ़ा होगा तो अगर आप एक चीज को बस याद रखेंगे ना, ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ठीक है। वो क्या कि अगर किसी भी चार्ज को, ऑब्जेक्ट को अगर रिवॉल्व करना है तो जो फोर्स रिक्वायर्ड होता है वो क्या होता है? वो m ओमेगा स्क्वायर r होता है, ठीक है। ये फोर्स रिक्वायर्ड ही होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, चार्ज को अगर रिवॉल्व करना है, ठीक है, किसी के अराउंड अगर रिवॉल्व करना है तो इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। यही फोर्स है जो इसे रिवॉल्व कराएगा, ठीक है, इतना फोर्स तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इतना फोर्स इसे कौन देगा?
ठीक है। इसे यहाँ पर इतना फोर्स कौन देगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगा जो इन दोनों के बीच में लग रहा होगा, ठीक है। इन दोनों के Q1 और Q2 के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा वो m ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होगा, ठीक है। यही फोर्स है m ओमेगा स्क्वायर आर, यही फोर्स है जो इसे गोल गोल घुमाएगा, ठीक है, इसे रिवॉल्व कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है, किसके बराबर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर है, किसके बराबर, k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसे आप एक और एग्जांपल में लेता हूं आपको, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये है, ठीक है, ये एक रस्सी है, ठीक है, इसमें आपने एक बॉल को बांध दिया, ठीक है, और इसे आप इस तरीके से घुमा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप घुमा रहे हैं, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट को, इस बॉल को जो राउंड राउंड घुमाएगा, ठीक है, वो कौन सा फोर्स होगा, वो कितना फोर्स रिक्वायर्ड होगा जिसके वजह से ये गोल गोल घूमेगा, ठीक है। ऐसे इस तरीके से अगर एक रस्सी है, इसमें अगर आप अपने एक बॉल को बांध रखा है तो ये इस तरीके से घुमाएंगे तो ये कौन सा जो फोर्स होगा वो इसे घुमाएगा, वो m ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। और यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर आर का काम कौन कर रहा होगा, टेंशन, जो कि इस रोप में लग रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से जब हम घुमाएंगे, इसे इस तरीके से घुमा रहे होंगे तो ये टेंशन होगा, वो m ओमेगा स्क्वायर आर का काम कर रहा होगा। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में ये m ओमेगा स्क्वायर आर किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा, ठीक है। और बाकी इसे अच्छे से समझने के लिए आपको लॉज ऑफ मोशन के सर्कुलर डायनामिक्स वाला टॉपिक को पढ़ना होगा, ठीक है। बाकी आपका इतने से यहाँ पे काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, ये ओमेगा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, ठीक है। आप ये मत पूछना कि ये ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी कैसे होता है, ठीक है, फिर आपको 11th पढ़ना होगा अच्छे से, ठीक है। आप यहाँ बस ये याद रखिए कि ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी लिख देते हैं। तो m ओमेगा स्क्वायर की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, ठीक है, r इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए, चलिए इसे हम लोग पहले स्क्वायर कर लेते हैं, m 4 पाई स्क्वायर टी स्क्वायर r इक्वल टू k Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसे ना हम लोग इस तरफ को भी पलट देते हैं और इस तरफ को भी हम लोग पलट देते हैं, ठीक है। अब यहाँ के बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ऊपर में आप टी स्क्वायर कर दीजिए और नीचे में क्या आ जाएगा, m 4 पाई स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू आर स्क्वायर, ठीक है, बाई k Q1 Q2, ठीक है। अब आप ये इस पूरे टर्म को इस तरफ लेके आ जाइए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4m पाई स्क्वायर आर क्यू, ठीक है। यहाँ पे आर स्क्वायर है और ये आर एक जाएगा तो आर क्यू हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे टर्म का हमने यहाँ पे लेके आ गया, ठीक है, बाई k Q1 Q2 ये वाला, ठीक है। अब हमें चाहिए टाइम चाहिए था, ये टाइम पीरियड चाहिए था हम लोग का, ठीक है। तो इस स्क्वायर को हम लोग इस तरफ लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, ठीक है। मैं कहाँ पे कर दूँ इसे, मैं इसके बाद ना मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया कि आप लोग के नीचे दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। टी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है, ये स्क्वायर को मैंने इस तरह भेज दिया तो ये रूट बन गया, ठीक है, 4m पाई स्क्वायर, ठीक है, आर क्यू बाई k Q1 Q2, ठीक है। इसमें से हमारा कौन सा आंसर मैच करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हम लोगों ने जो रूट लगाया है ना, इस रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस रूट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में भी छोड़ देंगे कोई बात नहीं है, लेकिन हमें अगर ऑप्शन एग्जैक्ट मिलाना है तो ये रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम लोग रूट को, ठीक है। तो अब देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, 4 पाई स्क्वायर m आर क्यू k Q1 Q2
1/2। ये ऑप्शन नंबर हमारा ए ही मैच कर रहा है, ठीक है। अच्छे से मिला लेते हैं एक बार। 4 पाई² m r³ k q1 q2 और ये हाफ, ठीक है। ये जो हमने रूट हटाया ना, रूट को हम लोग 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए मैच किया, ठीक है। तो अभी आप इस क्वेश्चन को करने के लिए बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर रिवॉल्व करना है तो इतनी फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है। वो इतना फोर्स इसे कोई भी दे सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया, यहाँ पे जो मैंने एक एग्जांपल लिया था जिसमें एक रस्सी से एक बॉल को बांधा था और घुमा रहा था ऐसे, ठीक है। तो वहाँ पर जो m⍵² आर फोर्स कौन दे रहा था, टेंशन दे रहा था, ठीक है। तो इतनी फोर्स रिक्वायर्ड होती है किसी भी ऑब्जेक्ट को रिवॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ठीक है। और ओमेगा को हम लोग 2π/t लिखते हैं, ये आप अभी याद रखिएगा, ठीक है। बाकी अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा तो आपको 11th में आपको जाकर पढ़ना होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप कि आपको पूरा डीपीपी अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने अपना बेस्ट दिया है, बेस्ट वे में मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को समझाऊं। तो ये था हमारा डीपीपी 4 का डिस्कशन। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो डीपीपी 5 का वीडियो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। तब तक आप डीपीपी 4 को देखिए।